कैसा लगता है जब कुछ लोग महाराज की तुलना कर देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से? पूरी दुनिया में ये पृथ्वी पर ऐसा कोई भी मैं आदमी नहीं समझता कि वो इतना भी नजदीक नहीं आ सकता। आपका एक बयान 2009 का था कि वसंत दादा पाटिल के बाद बाबू साहब सीएम बन सकते थे, लेकिन सही एडवाइस उनको नहीं मिली। आपके चाचा जी मेरी उम्र ही क्या थी? क्या अमित शाह से मुलाकात हुई थी नहीं, आपकी? बात किसी और से शरद पवार ने आपको रोकने की कोशिश की थी क्या उन्होंने फोन किया था नहीं, कि महाराज रुक बिल्कुल जाइए? क्यों, ऐसे कैसे? और मैं ऐसा नहीं हूँ। जब आपकी ज्वाइनिंग होती है राजेश जी, देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि बाइपोल होगा और रिकॉर्ड मार्जिन से महाराज जीत के आएंगे। 84,000 लगभग मतों से आपकी पराजय होती है। क्या कारण आपको लगता है? मैं भी आखिर में मैं भी इंसान हूँ, गलती तो सबसे होती है। 2.5 टर्म आपने सातारा की जनता का प्रतिनिधित्व दिल्ली में किया है। वो कहते हैं कि इनको हमने सदन में सवाल पूछते हुए नहीं देखा। कोई क्या कहेगा उससे मुझे कुछ ताल्लुकात नहीं है। राजेश जी अजीत पवार गुट के या उस सिंबल पे लड़ना नहीं चाहते थे। आपकी बात होती है उनसे? आपके पास नंबर रहेगा तो फोन लगाइए, मैं भाभी तीनों मिलके बात करेंगे उनसे। बहुत बड़ा प्रश्न आपके राज्य में अभी उठा हुआ है, मराठा आरक्षण का। ललन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। 1674 में शिवाजी राजे भोसले, इनकी ताजपोशी हुई, छत्रपति की उपाधि मिली और नाम के आगे लगा महाराज। ये हुआ, इसका कारण सिर्फ ये नहीं था कि वो एक सफल मिलिट्री कमांडर थे, वो एक विजनरी राजा थे जो अपने समय से आगे थे, अपने समय से आगे की चीजों की उन्होंने कल्पना की और उनको एग्जीक्यूट भी किया। रेवेन्यू सिस्टम उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, टैक्सेशन इंट्रोड्यूस किया, उसको रिफॉर्म किया। आम जो गरीब गुरबा की भाषा थी मराठी, उसको कोर्ट लैंग्वेज बनाया और यही कारण है कि अब उनकी 13वीं पीढ़ी भी सतारा में वही इज्जत पाती है जो कि मराठा साम्राज्य की कैपिटल है। आज इस गद्दी पर विराजे हैं उदयन राजे भोसले। सर बहुत बहुत स्वागत है सर ललन टॉप से बात करने का आपका। आपकी विरासत बड़ी रिच है और साथ साथ आप पॉलिटिक्स में भी हैं, तमाम पार्टीज में आप रहे हैं। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के लिए राज्यसभा सांसद हैं और सातारा लोकसभा सीट से आप अधिकृत प्रत्याशी हैं। सर पहली चीज हम यही जानना चाहते हैं कि एक असहजता हमारे मन में थी कि जैसे सातारा में बड़ी इज्जत है, लोग आपको महाराज बोलते हैं, तो हम आपको क्या कहकर पुकारें इस बातचीत के फ्रेम में? नहीं, आप मुझे उदयन राजे के नाम से पुकार सकते हैं। ठीक है, तो मैं सर बोलता हूँ आपको, उसमें तो कोई ये नहीं। वो सर मत बोलिए, क्योंकि सर से क्या होता है जी। अभी सर तो इंग्लिश में सर हो गया, लेकिन मराठी में सर मतलब बाजू को चले जाओ। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप सर मत कहिए। ठीक है, मैं राजेश जी बोलता हूँ फिर। राजेश जी, पहली चीज हम यही जानना चाहते हैं कि भोसले परिवार में जब एक व्यक्ति पैदा होता है तो उसके ऊपर एक विरासत का बड़ा बोझ रहता है। तो जब बचपन में आसपास लोग होते हैं, किस तरह की बातें आपको बताई जाती हैं, किस तरह के मूल्यों की बात होती है? आप इतने बड़े खानदान में जन्म हुआ है, छत्रपति के बारे में कैसी स्मृतियां आपको दी जाती हैं? देखिए, मैं तो मेरा खुशनसीब समझता हूँ कि पिछले जन्म में मेरे से थोड़ा बहुत पुण्य काम हुआ होगा, इसलिए इतने बड़े खानदान में, इतने बड़े घराने में मेरा जन्म हुआ। और जब ऐसे बड़े खानदान में जब जन्म होता है और इतनी बड़ी विरासत रहती है, तो यकीनन एक डबल रोल जो कहते हैं ना, कि मतलब मेरे उदयन एक व्यक्ति को लेकर मैं मेरे दोस्तों के साथ होता, वो अलग रहता है। मतलब उस स्वभाव में तो फर्क नहीं है कुछ, लेकिन जब लोगों के एक प्रकार की जो समाज के प्रति जो सामाजिक जो बांधिल की रहती है, तो उसको नज़रअंदाज तो नहीं कर सकते। और जो मतलब जो घराने हैं, जो लोगों के साथ जुड़े रहे, लोगों के साथ रहे, लोगों के सेवे में रहे, वही उन लोगों ने उनको स्वीकारा। और जो बहुत सारे राजघराने जो पूरे देश भर में अलग अलग राज्यों में जो समाज सेवा में नहीं रहे, समाज से तो उनका मतलब उनका अस्तित्व नहीं रहा। और छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में क्या कहे,
मतलब विजयन मैं तो कहता हूँ कि एक भगवान का रूप ही थे वो। और सबसे उस वक्त जो पुरोगामी विचार कहते हैं, जैसे उनके उस वक्त वो अभी जो हम हमारे मन में या हमारे दिमाग में जो ख्याल आते हैं वो उस वक्त उन्होंने उनके दिमाग में आए थे। और इसीलिए उन्होंने पूरे पृथ्वी पर, पूरे दुनिया में एक ही ऐसा राजा हो गया छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्होंने एक विचार दिया कि लोगों का सहयोग, लोगों का सहभाग ये राज्य कारोबार में होना चाहिए। तो अभी जिस लोकशाही में या डेमोक्रेसी में आप और हम जो रह रहे हैं, तो वो डेमोक्रेसी का पूरा सिस्टम से जैसे कहेंगे कि ये शिवाजी महाराज तो डेमोक्रेसी के जनक ही कहलाते हैं। सर, जब ये बातें हो रही थी, जब आप स्कूल जाते थे, तो आपके जो बचपन की मैं बात पूछ रहा हूँ, तो जो साथ के आपके दोस्त थे वो आपको कैसे बुलाते थे, और क्या वो आपसे हिम्मत करते थे मजाक करने की? नहीं, पहले तो क्योंकि उनको तो पता है कि आप किस फैमिली से हैं। नहीं, एक चीज के बारे में मैं जरूर जिक्र करना चाहता हूँ कि मेरे पिताजी और माताजी का मैं बहुत बहुत एहसान मेरे पर है कि उन्होंने मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड से मुझे बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया। तो वहाँ जो ना कोई मुझे पहचानता था, ना मैं किसी को पहचानता था। और मैं वहाँ पर मैं डून स्कूल में देहरादून में पढ़ा, मेरी पढ़ाई हुई। और इसलिए आपको भी ताजुब लगता होगा कि लग रहा होगा कि मेरी हिंदी इतनी अच्छी कैसी है, क्योंकि पहले से वहाँ पर हिंदी की मतलब मेरी जितनी मराठी अच्छी है उतनी ही मेरी हिंदी में मेरी भाषा पे प्रभुत्व है। तो उस वहाँ तो मतलब तो मेरा अपब्रिंगिंग जो हुआ वो पूरे नॉर्मल एटमॉस्फेयर में हुआ। और इसलिए मुझे मतलब ये जो लगता है ना कि मैं कुछ अलग हूँ, मैं अलग नहीं हूँ, मैं एक इंसान हूँ। बाकी आप और जो जितने दुनिया में लोग हैं उनके जैसे ही मैं एक इंसान हूँ। बोर्डिंग से सर, जब माफ कीजिए राजेश जी, जब आप घर आते थे तो किस तरह की बातें होती थी? क्या आपके मन में भी, क्योंकि आप भी अपने टेक्स्ट बुक्स में शिवाजी महाराज के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि चैप्टर्स आते रहते हैं, तो कुछ चीजें तो आप बुक में पढ़ रहे हैं और कुछ चीजें परिवार की परंपरा से आपको चीजें पता चलती होंगी। तो क्या घर में भी आप ऐसे सवाल आपके होते थे कि क्या हुआ था जब वो जेल तोड़ करके महाराज वहां से भाग के आए थे, किस तरह से उसकी प्लानिंग हुई थी? क्या परिवार में इस तरह के कुछ सीक्रेट्स भी हैं जो जनरेशन बाय जनरेशन बताए जाते हैं कि तब क्या हुआ था? नहीं, सीक्रेट का तो बात ही नहीं, मतलब सीक्रेट ऐसी कोई चीज़ नहीं, नहीं। छत्रपति शिवाजी महाराज और हमारे घर एक ओपन खुली किताब के जैसे, मतलब हम छुपा के कुछ नहीं रखते, जो है वो लोगों के सामने हम लोगों को मालूम है। अच्छा जी, आपकी पढ़ाई आगे बढ़ रही थी, आपने ग्रेजुएशन भी किया प्रोडक्शन में, इंजीनियरिंग में, और तब आपने एक करियर के बारे में सोचा होगा। ये विचार कब आया कि पॉलिटिक्स में आना है? नहीं, मैं एक चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मतलब पॉलिटिक्स का मुझे मतलब जैसे राजनीति कहते हैं आप, उसका स्पेलिंग भी मुझे मालूम नहीं था। मतलब वो क्या है ये अभी तक मुझे मालूम नहीं। मुझे तो सिर्फ एक मालूम है कि जिस घराने में मेरा जन्म हुआ तो उसका एक मेरा कर्तव्य बनता है कि लोगों की सेवा, जो खुद की मदद नहीं कर सकते तो उनकी मदद करना मेरा मैं कर्तव्य समझता हूँ। और उनको एक अच्छी जिंदगी, अच्छे मतलब वेलफेयर जिसको कहते हैं लोगों का हो जाए, उस हिसाब से विकास कामों के ऊपर मैं ज़्यादा जोर देता हूँ, लोगों के इंटरेस्ट के बारे में सोचता हूँ। तो मैंने पॉलिटिक्स कभी किया नहीं, आई एम इन पॉलिटिक्स, बट मेरा बेस और पूरा जो जिस प्रकार से मैं
मेरा वर्किंग है, मेरा जो काम करता हूँ वो सिर्फ समाज सेवा और समाज कारण। राजेश जी, आप कह रहे हैं कि जैसे आप पॉलिटिक्स में उतनी दिलचस्पी आपकी है नहीं, आप लोगों का काम करने में आपका मन लगता है, लेकिन जैसे हमने देखा है कि परिवार की तमाम जो शाखाएं हैं उनमें से हमेशा कोई ना कोई राजनीति में रहा है और एक्टिव पॉलिटिक्स में रहा है। जैसे 2009 में जब सातारा का विधानसभा चुनाव हुआ तब एनसीपी से अभय सिंह राजे भोसले थे, बाबू साहेब महाराज उनको कहते थे, बड़ी उनकी इज्जत थी। हमने सुना कि लोग एसटी रुकवा के सिर्फ इसलिए रुकवाते थे कि एक बार देखना है बाबू साहेब को, और उनके खिलाफ आप कैंडिडेट थे उदयन राजे भोसले। उसी साल जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो दादा राजे खार्डेकर कांग्रेस के प्रत्याशी होते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि परिवार में जितने लोग रहे हैं वो हमेशा पॉलिटिक्स में एक्टिव तो रहे। तो एक हिंट तो रहा होगा कि आपको आगे चल के मुझे भी इसी तरफ जाना है। और आप उस चीज को कैसे एड्रेस करते थे कि परिवार के कुछ लोग अमुक पार्टी में है, परिवार के कुछ लोग दूसरी पार्टी में? नहीं, मैंने आप यकीन मानो या ना मानो, मैं तो सच ही कहूँगा आपसे। मैं छुपा नहीं कुछ, कोई भी बात मैं छुपाता नहीं हूँ। मतलब मेरा जो जिसे इंक्लिनेशन कहते हैं कि मैं पॉलिटिक्स में मैंने कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन जब शुरुआत की तो मुझे ये पता चला, मुझे देखता था कि अगर कुछ काम लेकर, लोगों का काम लेकर अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिस या यहाँ पर जाते हैं तो फिर होता क्या है कि वो जितना सीरियसली नहीं लेते। मतलब तो एग्जीक्यूटिव पोस्ट होनी चाहिए जिसकी वजह से आप वहाँ पर मतलब आपको साइनिंग अथॉरिटी जब रहती है तो उससे फ़र्क ज़रूर पड़ता है। एक प्रकार का वो काम जिनके लोगों का जो काम रहता है तो वो ये उसको करने में एक प्रकार का एक्सेलरेटेड प्रोसेस, एक्सेलरेशन मिलता है। तो किस तरह के वो काम हैं जो अभी, क्योंकि आपको चुनाव में जाना है, आपको लोगों को बताना भी है, जो आप कहते हैं कि ये जो एग्जीक्यूटिव पावर आपके पास आई उसमें आपने, जैसे आप 2 बार एनसीपी से सांसद रह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी से भी 1 बार राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं। एक चीज़ एक चीज़ ख्याल में रखना चाहिए कि जब अपने ये भारत देश को जब स्वातंत्र्य मिला, स्वतंत्र के बाद का जो वक्त जो 50-55 इयर्स का जो 55 साल का जो ये पीरियड है, तो उसमें सबके सब कांग्रेस के ही तो जीत कर आए थे। तो काम तो जीत कर आए थे और उस वक्त सिर्फ 2 ही बीजेपी के सांसद थे, एक अटल बिहारी वाजपेयी जी और लाल कृष्ण आडवाणी जी। और ये अभी ज़्यादा दूर की मैं नहीं बात करूँगा, लेकिन ये वेस्टर्न महाराष्ट्र है, पश्चिम महाराष्ट्र है। तो यहाँ पे एक कांग्रेस का स्ट्रॉन्ग होल्ड हुआ रहता था। लोग यहाँ पर उनको ही चुनाव में वोट देते थे, उस कांग्रेस पक्ष को। इतने साल उनको वो रहने के बाद, मतलब उनको वोट देने के बावजूद, ये सब पूरा ये जो वेस्टर्न महाराष्ट्र में बहुत ऐसी जगह है कि जहाँ पर पीने के लिए पानी और जो खेती के लिए जो पानी नहीं है, मतलब जिसे आप ड्राउट प्रोन रीजन बोलते हैं। तो मेरे जिंदगी में मैंने कभी मतलब को या स्वार्थ को लेकर मैंने कभी समाजकारण या जिसे आप राजकारण कहते हैं, राजनीति कहते हैं, मैंने की नहीं। मैंने किया है तो इशू बेस्ड पॉलिटिक्स। तो इशू एक ये था कि 95 में मैंने फिर उस वक्त के बहुत दिलदार और कैलाशवासी गोपीनाथ मुंडे जी साहब बहुत आदरणीय और वंदनीय मेरे लिए थे। और उनसे मैंने जाकर बात की। मैंने कहा कि अगर ये पूरा जो सह्याद्री रेंज है, यहाँ पर डैम्स बनाने पड़ेंगे
यहाँ से सिर्फ ये सातारा के लिए नहीं है, जितना बाकी के वेस्टर्न महाराष्ट्र और रिवर जॉइनिंग का जो संकल्पना है, उस वक्त मैंने उनसे उस पर बातचीत की और उन्होंने फिर ये वो प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा होने के बाद उन्होंने उसको हरी झंडी दिखा दी। और उस वक्त मैं कृष्णा खोरेका में वाइस चेयरमैन था, क्योंकि चेयरमैन ये हमेशा जो मिनिस्टर रहता है वही रहता है, मतलब। और गोपीनाथ मुंडे साहब जी उस वक्त वो मिनिस्टर थे, तो इसकी वजह से अभी आप देखा जाए तो लोगों को पानी इतना, तो उस वक्त उसकी जो प्रोजेक्ट का जो पूरा ये था एस्टिमेट था, तो वो 12,500 करोड़ का था। ये तो हमको लोगों ने सातारा में बताया, अभी हमारे दूसरा दिन है सर, कि पानी का प्रॉब्लम इस इलाके में है, लेकिन सातारा डिस्ट्रिक्ट में कम है, बाकी जगह जितनी समस्या है उससे कम है। तो इस चीज से हम एग्री करते हैं कि हाँ, यहाँ डैम्स में काम हुआ है। एक आप एग्जीक्यूटिव पावर की बात कर रहे थे राजेश जी, और एग्जीक्यूटिव पावर के ही मतलब विरासत से हम लोग आ रहे हैं यहाँ पे। आपका एक बयान 2009 का था कि वसंत दादा पाटिल के बाद बाबू साहब सीएम बन सकते थे, लेकिन सही एडवाइस उनको नहीं मिली, आपके चाचा जी। नहीं, देखिए एक उस वक्त कैसा था कि वसंत दादा पाटिल मतलब आज तक जितने मुख्यमंत्री हो गए, मेरे सबसे फेवरेट मुख्यमंत्री अगर कोई वही रहे, वसंत दादा जी। इसका ये मतलब नहीं कि उनके बाद जो मुख्यमंत्री उनका दर्जा या उनकी स्टेटस कुछ कम थी, लेकिन ज़्यादा से वो पढ़े लिखे नहीं थे, उसके बावजूद उन्होंने जो डिसीजंस लिए, जो मन से लिए, मतलब उसकी वजह से आज भी ये शुगर बेल्ट है, आज भी उनका नाम जो है वसंत दादा, उनके नाम से वसंत दादा शुगर इंस्टीट्यूट ये मांजरी में पूना में है, वो बड़ी इंस्टीट्यूट है जहाँ पे रिसर्च चलता है, ये चलता है, मतलब एक विजनरी लीडर थे वो। तो जैसे आपका ये कहना था कि इनके बाद बाबू साहब चीफ मिनिस्टर बन सकते थे, लेकिन सही एडवाइस उनको नहीं मिली। नहीं, वो तो देखिए, मैं अभी तो मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि कौन वो मिसलीडिंग लोग थे जिन्होंने आपके चाचा जी को चीफ मिनिस्टर नहीं। अरे मेरी उम्र थे, मेरी उम्र ही क्या थी, मैं समझता था, लेकिन उस वक्त हुआ ऐसे कि एक तो शंकरराव चौहान का कांग्रेस में एक फैक्शन था, और दूसरा शरद पवार इनका एक फैक्शन था। तो अभी उस वक्त क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैं तो डिसीजन मेकिंग में नहीं था। ठीक उस वक्त। राजेश जी, आपने पहले एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में राजनीति में जो औपचारिक एंट्री है आपकी, पहला चुनाव आपका निर्दलीय लड़े थे आप, फिर उसके बाद में आप एमएलए बने, राज्य मंत्री रहे महाराष्ट्र शासन में, लोकसभा आप गए, तो 3 बार आप राष्ट्रवादी कांग्रेस के टिकट पे गए। तो पहले हम जानना चाहते हैं कि निर्दल से राष्ट्रवादी का जो सफर है वो कौन से फैक्टर्स थे जिन्होंने आपको प्रेरित किया। सातारा अगर आपका शहर है तो शरद पवार का पैतृक भी है, उनका भी पैतृक गांव यहीं का है, नांदवाड़। तो क्या उनसे कोई नजदीकी थी, क्या उनसे आप कभी प्रभावित थे? नजदीकी मेरी तो सबसे है, सभी लोगों से, मेरी दुश्मनी किसी से नहीं। जैसे 5 उंगलियां हाथ की एक जैसी नहीं होती है, तो वैसे ही हर इंसान के विचार जो रहते हैं वो अलग अलग रहते हैं, वो हर की विचारधारा थॉट प्रोसेस अलग रहती है। इसका ये मतलब नहीं कि मैं मतलब वो 2 पार्टी में तो वो मेरे दुश्मन है, ये तो बहुत संकोचित और ये छोटा विचार है। और ब्रॉड माइंडेडनेस से विचार किया जाए तो मुझे एक तो अगर लोगों जिसकी जो विचार लेकर मैं समाज कारण का विचार लेकर अभी पॉलिटिक्स में हूँ, तो अगर जनते के प्रति अगर कोई अन्याय होता हो और मैं चुपचाप अगर बैठकर देखूं, तो जितना जो अन्याय कर रहा है, जितना वो दोषी है, उतना मैं भी दोषी हूँ। तो मैं हमेशा आवाज उठाता हूँ,
मैं कभी उसका परिणाम क्या होगा, फिर उसका साइड उसके इफेक्ट्स क्या होंगे, मैं ये बिल्कुल सोचता नहीं हूँ। किस तरह का अन्याय था? एक मिनट मेरी बात तो सुनिए आप। आपने जो पहला प्रश्न दिया उसका उत्तर तो देना तो चाहिए। तो उस वक्त मैंने इंडिपेंडेंट ये एमपी का ये चुनाव मैंने ये करा, और उसके बाद हुआ कैसे कि मैंने जैसे कहा कि ये पूरा स्ट्रॉन्ग होल्ड है, ये शुगर लॉबी है यहाँ पर। तो उसकी वजह से जैसे उधर का जो कंडीशंस रहता है, अगर आप अगर आप आर्टिक एंटार्क्टिक रीजन में जाओगे तो आप थोड़ी ना टी शर्ट और शॉर्ट्स पहन के जाओगे, आप तो सब गरम। तो उसकी वजह से, वो स्ट्रैटेजी की वजह से मैंने जो इंडिपेंडेंट जो चुनाव के लिए खड़ा रहा, तो उस वक्त पूरा यहाँ पर माहौल ऐसा था कि वो साइड ट्रैक मतलब उनको विचार में आप मराठी में भी बोल सकते हैं। नहीं, मराठी नहीं, हिंदी में वो पूछताछ भी नहीं करते थे कि आपकी क्या राय है, क्या ये वो। तो मतलब मुझे जो प्रिवेलिंग कंडीशंस थी उसके हिसाब से मैंने मेरे जो 3 टर्म्स हो गए, नहीं 2 टर्म्स ऐसे देखा जाए तो, क्योंकि तीसरी टर्म तो जब मैंने जैसे मैंने बताया, मुझे अगर एक कोई बात अगर चुपचाप मैं सहन करूं तो चाहे किसी को मालूम पड़े या ना पड़े, लेकिन मुझे उस फर्क पड़ता है, क्योंकि मेरा जो सबकॉन्शियस माइंड है, मेरा जो अंतर मन है, वो मुझे खाता है। आप सोचिए ना, सादे गांव के जो ग्राम पंचायत रहती है, आपके यहाँ उसके क्या ग्राम पंचायत, उसके सदस्य का कोई राजीनामा रेजिग्नेशन मांगे तो देता है क्या इतनी जल्दी? तो पहले 3 महीने में तो मैंने इस्तीफा भी दे दिया, जबकि मैंने वोट मार्जिन से जीत कर आया था। मैं वही समझना चाह रहा हूँ राजेश जी कि आप बढ़िया मार्जिन से आप जीतते हैं, और एक खलबली मचती है काडर में कि महाराज को स्विच करना चाहिए, और उसके बाद आप स्विच कर भी लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं। वहां किससे बात हुई, हम ये भी जानना चाहते हैं कि अमित शाह से मुलाकात हुई थी नहीं, आपकी? बात किसी और शरद पवार ने आपको रोकने की कोशिश की थी क्या उन्होंने फोन किया था कि महाराज रुक जाइए? क्यों ऐसे कैसे, और मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं क्या बिन बताए मेरे में इतना करज है, मैं ऐसे थोड़ी करूँगा कि मेरे खुद के, मैंने स्वार्थ खुद का तो कभी देखा नहीं, और मेरे खुद के स्वार्थ के लिए अगर मैं जिस दिन करूँ तो उस दिन से मैं तो ऐसे कहूँगा, मैं ऐसा सोचता हूँ ये समाजकरण या पॉलिटिक्स से बाजू हो जाऊँगा, लेकिन कभी खुद के स्वार्थ के लिए कुछ नहीं करूँगा। और उस वक्त किसी से मेरी बात हुई नहीं, पवार साहब ने और जो बाकी के लोग जो लोग थे पार्टी के, सवाल ही पैदा नहीं होता जो आपने सवाल पूछा। यकीनन उन्होंने कहा कि ऐसे मत कीजिए, ये मत कीजिए, वो मत कीजिए, लेकिन मेरा मन मुझे खा रहा था। इसकी वजह से मैंने जो किया वो मेरे इनर कॉन्शियस की वजह से किया, किसी के कहने पर तो नहीं मैंने किया नहीं। राजेश जी, जब आपकी ज्वाइनिंग हुई उसके बारे में बताया गया कि आपकी बड़ी इच्छा थी कि आपकी ज्वाइनिंग के टाइम पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहें। तब कहा गया कि नहीं, प्रोटोकॉल का मसला है, अमित शाह आएंगे आपकी ज्वाइनिंग के लिए। क्या बात हुई थी आपके अमित शाह से तब? नहीं, देखिए, अभी वो नरेंद्र मोदी जी अभी प्राइम मिनिस्टर है, तो उनके ऐसा थोड़ी रहता है, अभी उनके तो इंटरनेशनल कुछ व्यस्तता है यहाँ पर, वो तो इतने सारे मतलब पूरे देश के वो तो मेन डिसीजन उनको लेना चाहिए, लेते हैं वो, और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और उनके सहयोगी जो उनके जो लोग हैं, तो ऐसी वजह उसकी वजह से वो टाइमिंग मैच हो नहीं रहा था, और उनको परदेश यात्रा थी उनकी, और एक बाजू वो और एक बाजू ये, इसकी वजह से। लेकिन वो नरेंद्र मोदी जी यहाँ 17 जब चुनाव के लिए यहाँ आए थे, तब मिलते हैं आपसे? नहीं उसके, हाँ
उसी में जब आपकी ज्वाइनिंग होती है राजेश जी, तब देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि बाइपोल होगा और रिकॉर्ड मार्जिन से महाराज जीत के आएंगे। ये उनका तब का स्टेटमेंट था। लेकिन जब बाइपोल्स होते हैं तब हम देखते हैं कि 84,000 लगभग मतों से आपकी पराजय होती है। एनसीपी के श्रीनिवास पाटिल जीतते हैं। क्या कारण आपको लगता है? ये मराठा साम्राज्य की राजधानी है, आप छत्रपति के परिवार से आते हैं, नहीं बिल्कुल कौन सी वो परिस्थितियां थी जिसमें सतारा की जनता को ऐसा लगा कि नहीं इस बार नहीं दे पाएंगे? एक चीज तो मैं आपको बताना आपसे कहना चाहता हूँ कि चुनाव होकर 3 महीने हो गए थे। गलती लोगों की नहीं है, मैं कभी लोगों को दोष नहीं दूंगा। मुझे अभी जब मैं इंट्रोस्पेक्शन करता हूँ तो मुझे थोड़ा, क्योंकि लोगों को भी मालूम नहीं था। एक तो ये उस वक्त ये कांग्रेस का और ये स्ट्रॉन्ग होल्ड है, और जितने वेस्टर्न महाराष्ट्र में जितने जिले हैं उन सब जिलों में से सातारा सबसे, यहाँ पर जितने एमएलएज है वो सब ज़्यादा तौर से सब कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस मतलब कांग्रेस एनसीपी, कांग्रेस राष्ट्रवादी दोनों उनके हैं। तो मेरा एक चीज़ तो थोड़ा सा मेरे से जल्दबाजी में कुछ एक चीज़ हो गई, क्योंकि मैं भी आखिर में मैं भी इंसान हूँ, गलती तो सबसे होती है। मैंने लोगों को, मुझे लोगों से पहले बातचीत कर उनको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था कि मैं ऐसा ऐसा करने जा रहा हूँ और इसकी वजह ये 1 2 3 4 है। और मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ों को देखते हुए जितना सब मुझे उचित नहीं लग रहा कि मैं यहाँ पर उचित लगता है कि मैं ये डिसीजन लूँ। अगर मैंने वैसा थोड़ी उससे मेरे से वो गलती हो गई, और वो अगर वो चीज़ अगर मैं वो मतलब सबको बताकर अगर डिसीजन लेता था, मतलब मैंने लिया होता तो चुनाव में जीत जाता। लेकिन फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी आपको राज्यसभा में भेजती है और वहां अभी तक के आप सांसद हैं। 2024 के नामांकन पर आते हैं राजेश जी। एनसीपी शरद पवार गुट है, उनके तरफ से तो शशिकांत शिंदे को टिकट मिला है। शशिकांत शिंदे लड़ते हैं क्योंकि पृथ्वीराज चौहान मना करते हैं लड़ने से। हम ये जानना चाहते हैं कि जो इधर अलायंस हुआ है अजित पवार गुट के साथ भारतीय जनता पार्टी का, उसमें 17 सीट जा रही थी अजित पवार गुट को, देखिए ऐसा कहा जाता है। और हमें ये बताया गया कि राजेश जी अजित पवार गुट के या उस सिंबल पे लड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने इंसिस्ट किया भारतीय जनता पार्टी को कि आप ये अरेंजमेंट चेंज कीजिए, 17 सीट बीजेपी पे लेके आइए, अजित पवार गुट को कोई दूसरी सीट दीजिए और यहाँ से मैं लड़ना चाहता हूँ। कहा जाता है कि 2 यात्राएं आपने दिल्ली की अमित शाह से मुलाकात हुई थी आपकी? हाँ बिल्कुल थी। क्या बात हुई थी सर? अभी चुनाव का वक्त है, मतलब चुनाव की बात ही हो गई ना। पर आपने क्या कहा था उनसे? नहीं, मैंने उनसे बात कि मैं यहाँ से चुनाव किसी भी हालत में मैं लड़ने वाला हूँ, ये तो मैंने खुद का निर्णय लिया था। क्योंकि कैसे है कि राज्यसभा तो अपर हाउस है ही, लेकिन जो जीत कर हासिल करने के बाद जो संसद में जाने की जो ये क्या कहते हैं उसे, जो मजा है वो अलग ही रहती है। पर वो तो जैसे अजीत दादा भी दे ही देते टिकट, मतलब उनके सिंबल पे नहीं तो, लेकिन मैं उनकी पार्टी में था ही नहीं। कोई आपकी बात होती है उनसे? कोई? हाँ बिल्कुल, मेरे दोस्त है, क्यों नहीं होती। अच्छा, बहुत कोई ऐसा नहीं है? नहीं। आपके पास नंबर रहेगा तो फोन लगाइए, मैं भाभी लाउड स्पीकर पे कहता हूँ कि तीनों मिलके बात करेंगे उनसे। ठीक है, वो भी करेंगे। राजेश जी, थोड़ी सी अब हमको छत्रपति की विरासत पर बात करनी है। हमको ये बात करना है कि एक रेस महाराष्ट्र में हम देख रहे हैं कि सारी पार्टियां और सारे लीडर्स, आप तो चलिए फैमिली से आते हैं, लेकिन बाकी लोग भी, इनके बीच में एक होड़ है कि कौन कितना बड़ा छत्रपति का अनुयायी है। और उसमें फिर वो एक स्टेटमेंट इधर से, एक स्टेटमेंट उधर से। आपने जब राज्यसभा में शपथ ली तब आपने कहा जय हिंद, जय महाराष्ट्र और जय भवानी, जय शिवाजी का आपने
नारा लगाया, जो कि बहुत फेमस है यहाँ पे। वेंकैया नायडू तब सभापति थे, उपसभापति, उन्होंने कहा कि नारा नहीं लगाना चाहिए। उन्होंने एक तरह से करेक्ट। इसके बाद संजय राउत ने तुरंत स्टेटमेंट्स देना शुरू किए। जब आपने कहा कि नहीं नहीं ये तो सिर्फ बाहर से, उन्होंने कहा कि दिल्ली दरबार में छत्रपति के परिवार का अपमान हुआ या नहीं ये कौन डिसाइड कर सकता है, और अब तक के संभाजी भिड़े ने बंद क्यों नहीं बुलाया सातारा में। आपका मैं ये कह रहा हूँ जी, अब तक उन्होंने कहा कि दिल्ली दरबार में छत्रपति के परिवार का अपमान हुआ या नहीं ये कौन डिसाइड कर सकता है। संजय राउत का ये स्टेटमेंट था। और उन्होंने कहा कि ऐसे तो ये लोग बहुत जल्दी मूवमेंट खड़ा कर देते हैं, अब तक के संभाजी भिड़े ने बंद क्यों नहीं बुलाया। नहीं, अभी एक चीज आप ख्याल में रखो कि जो प्रोसीडिंग्स रहते हैं हाउस में, लोकसभा के या राज्यसभा में, तो मतलब प्रोसीजर उसका कहते हैं, या जो मतलब जो कुछ चीज़ें ऐसी रहती है कि मतलब मैं अभी यही मैं सिर्फ इतना ही अनुशासन है सदन। हाँ, अनुशासन। तो उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं थी। मैंने गलत तो कुछ नहीं कहा, मैंने तो सिर्फ कहा, मैंने देविका और महाराज का नाम लिया। तो ठीक है, कई लोगों ने अगर ये किया, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज के जो विचार थे सर्वधर्म समभाव के, तो वही विचारधारा लेके मैं चलता हूँ। मैं कभी जाति में कभी भेदभाव नहीं करता हूँ। तो फिर मुझे मालूम नहीं था कि मतलब ये कहना नहीं चाहिए, ये कहना चाहिए, तो मेरे मन से मैंने कह दिया। तो फिर उसकी वजह से हल्ला बुल्ला तो चलता ही रहता है। लेकिन मैं एक चीज़ मुझे एक चीज़ के बारे में मैं हमेशा सोचता हूँ कि हर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो महाराज का ही नाम लेकर सब शुरुआत करती है। मतलब क्योंकि एक मतलब एक प्रेम है उनसे, प्रेम नहीं, आदर, मतलब एक आइकॉन या मतलब एक दिशा मिलती है। उनके सब लाइफ हिस्ट्री, उनके जब पूरे जब अलग अलग उनके जो पहलू जब स्पर्श करते हैं, तो लेकिन हर लोगों ने आज तक सिर्फ शिवाजी महाराज का पार्टी ने नाम लिया। लेकिन हाँ, नाम लेने के बारे में मैं नहीं कह रहा हूँ, क्यों नहीं, हम उनके परिवार से, इसलिए इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ हमारा ही अधिकार है। जितना हमारा अधिकार है, जो इतना सब लोगों का अधिकार है। लेकिन उनके जो आचार विचार जो है, तो इसके पहले तो सिर्फ चुनाव के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज की जय हो, जय भवानी, जय शिवाजी। लेकिन एक घोषणा आप देने के बाद जो उनके जो ख्यालात थे, जो उनके जो विचार थे, वो प्रैक्टिकलिटी में, जो वस्तुस्थिति में उतारना अगर उतारा किसी कोई पार्टी ने, तो वो भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है। शरद पवार नहीं चल पा रहे हैं शिवाजी महाराज के। मुझे तो आप देखिए ना, मैं कुछ नहीं बोलना चाहता इस पर, क्योंकि ये पर्सनल एलिगेशन नहीं, लेकिन जो हकीकत है वो हकीकत है ही। महाराष्ट्र में किधर भी आप कहीं भी जाओ और पूछिए, जो अभी आपने क्या प्रश्न पूछा था कि शरद पवार जी के बारे में क्या हमने पूछा, जैसा आपने कहा कि महाराज के बताए रास्ते पे भारतीय जनता पार्टी चल रही है। हाँ, तो आप पूछिए ना। तो भविष्य तो मैं देख नहीं सकता, लेकिन कोई भी आदमी, कोई भी, सबको लागू होता है। उनके लाइफ का आज से एक 20-25 जितनी जैसी उम्र हो उनकी, अभी तक उनका जो लाइफ का जो प्रवास हुआ है वो देखिए ना, तब उस पता चलता है कि शिवाजी महाराज के कितने विचार वो उन्होंने किसी वो व्यक्ति ने, कोई भी हो, कितने उन्होंने और कोई भी व्यक्ति हो, उसने कितने प्रैक्टिकलिटी में और वस्तुस्थिति में कितने दिखाई देते हैं। ठीक है राजेश जी, कैसा लगता है जब कुछ लोग
महाराज की तुलना कर देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। दो इंसिडेंट्स हैं। 2020 में एक भाजपा नेता हैं जय भगवान गोयल, उन्होंने किताब लिखी आज के शिवाजी नरेंद्र मोदी। इस साल प्राण प्रतिष्ठा हुई 22 जनवरी को, जो जन्मभूमि ट्रस्ट के एक मेंबर हैं गोविंद गिरी महाराज, उन्होंने तुलना कर दी कि जो तब प्रधानमंत्री ने किया वैसा तब तो हमने आखिरी बार शिवाजी महाराज को करते देखा था। आपको क्या लगता है इस बारे में? एक देखिए, शिवाजी महाराज की जो एक व्यक्तिमत्व है, ये पूरी दुनिया में, ये पृथ्वी पर ऐसा कोई भी मैं आदमी नहीं समझता कि वो इतना भी नज़दीक नहीं आ सकता। लेकिन आप जरा दूसरे एंगल से, दूसरे दृष्टिकोण से आप आपको देखना चाहिए। जब तुलना होती है, तुलना नहीं, वो कंपैरिजन नहीं होता। उनका कहने का यही मतलब है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के जो दिए हुए रास्ते पे अगर कोई चला हो ज़्यादा, और जो उनके जो विचार है वो लोगों तक उनके, और जो बाकी प्रोजेक्ट्स, स्कीम्स, मतलब इसके पहले जो इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ है तो वो नरेंद्र जी मोदी के नेतृत्व में हुआ है। तो उस हिसाब से उन्होंने कहा कि जैसे जिस ख्यालों पर छत्रपति शिवाजी महाराज के ख्यालों पर वो चल रहे हैं, और इसलिए उन्होंने वो ऐसा किया। उन्होंने कंपेयर नहीं किया, लेकिन उन्होंने यही कहा कि ऐसे इसके पहले भी ना कांग्रेस के जब उनकी वो जब पावर में थे तब घोषणा दी जाती थी, गरीबी हटाओ देश बचाओ, जय जवान जय किसान। बस इलेक्शन हो गया, खत्म हो गया, नारे बंद। वास्तव में देखा जाए तो गरीबी हटाओ कहने से गरीबी हटती नहीं है। उनके लिए कोई प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन, एक 5 साल के लिए आपको जब लोग चुनाव में जितवा देते हैं तो वो 5 साल का 5 ईयर डेवलपमेंट प्लान में उनके बारे में क्या करेंगे, क्या करोगे, क्या नहीं। जय जवान जय किसान, जवान है इसलिए तो ये देश सुरक्षित है। उनके बारे में क्या कुछ प्लानिंग किया? कुछ प्लानिंग हुआ नहीं। किसान तो ये तो अपन भारत देश ही, उनकी इकोनॉमी यही एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है। जैसे जो प्रगत देश है, जापान ले लो, ब्राज़ील, कनाडा, यूएस, फ्रांस, ये जो प्रगत देश है, उन्होंने तो ये जो इरमा योजना जो है, इनकम एंड रिस्क मैनेजमेंट इन एग्रीकल्चर, उसका इम्प्लीमेंटेशन तो कितने 40-50 साल पहले हो गया, उससे ज़्यादा। और अपना जो पूरा इकोनॉमी एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है होने के बावजूद किसी ने दौर नहीं किया। जबकि वहाँ के जो फार्मर्स है उनको एक प्रकार का इंडस्ट्रियल स्टेटस मिला है। जब जाते हैं बैंक में, वहाँ के जो बड़ी बड़ी बैंक है, तो उनका प्लीज़ काम, आप आइए बैठिए। यहाँ का जो बेचारा देश का जो किसान है जब जाता है, लंच ब्रेक में जाता है, नहीं लंच ब्रेक नहीं जाता है तो उसको कोई देखता नहीं है, क्योंकि वो रिपेमेंट कैसे कर पाएगा क्या ये नहीं। अभी वो इरमा योजना के बारे में आप थोड़ा सा मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन क्योंकि वो एक ये, और ज़रूर यकीनन आप डॉक्टर मुलिक साहब हैं, बुदाजो मुलिक साहब, उनके नेतृत्व में ये फार्मर कम्युनिटी के बारे में काम करता हूँ। उनके मतलब उनके बुजुर्ग हैं, उनके मार्गदर्शन के लिए। तो यहाँ अगर किसी उनको इन किसानों के बारे में जो इम्प्लीमेंटेशन हो, वो बीजेपी और मित्र पक्ष के जब गवर्नमेंट आई उनके ये 10 साल में हुआ, उसके पहले क्या हुआ क्या? जी एक और सवाल, क्योंकि अभी चुनाव चल रहे हैं और आप लगातार अपने इलाके में जाते हैं, कैंपेनिंग करते हैं, जो आपके विरोधी हैं वो ये कह रहे हैं कि राजीव जी से ये पूछिए आप कि 2 बार वो फुल टर्म एमपी रहे हैं लोकसभा में, 1 टर्म उनका और हो गया है राज्यसभा में, 1 टर्म नहीं, आधा टर्म भी नहीं हुआ। तो
माने 2.5 टर्म अपन पकड़ लेते हैं, तो उतना आपने सातारा की जनता का प्रतिनिधित्व दिल्ली में किया है। वो कहते हैं कि इनको हमने सदन में सवाल पूछते हुए नहीं देखा। क्या जवाब देना चाहते हैं ऐसे लोगों को? मेरी नहीं, अभी देखो, हर एक को जबान तो दी हुई है, कोई क्या कहेगा उससे मुझे कुछ ताल्लुकात नहीं है। लेकिन मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में अभी 2-3 दिन में हमारा संकल्पनामा, जिसे हम पहले जाहिरनामा कहते थे, वचननामा, लेकिन इस बार एक संकल्प है, संकल्पनामा जो करने वाले, तो आपको मैं भिजवा देता हूँ। उसमें कितने काम हुए हैं, और बाकी लोगों जैसे मैं घोषणा नहीं करता हूँ। मैं जो लोगों के प्रति जिस विश्वास से उन्होंने मुझे जितवाया, मतलब आशीर्वाद दिया है बुजुर्ग लोगों ने, और मुझे साथ दिए, तो उनके काम तो इतने, उनके काम के बारे में तो कुछ ये कमतरता कुछ नहीं रही। सर राजेश जी, माफ कीजिए, शिवेंद्र राजे जी से आपकी बात होती रहती है? हाँ बिल्कुल, क्यों? क्योंकि एक समय था जब आप दोनों जब राष्ट्रवादी में थे, तब एक कंपटीशन था दोनों भाइयों के बीच में। कंपटीशन कैसे हो सकता है? देखो, मैं एमपी के दोनों के कार्यकर्ता अपने अपने गुट बना के रहते थे। नहीं, वैसे नहीं। देखो, ये तो बहुत छोटा विचार हो गया। मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब मेरा ऐसे, जैसे शिवेंद्र राजे एमएलए के लिए वो उनका जो एम है एमएलए मतलब बनना, और है ही वो, फ्लिट का कुछ ये नहीं। लेकिन होता कैसे है कि जब उनके और जो कार्यकर्ते रहते हैं, और मेरे भी से जो कार्यकर्ते में जो साथीदार रहते हैं, तो सबको लगता है कि मुझे भी ये नगर परिषद हो, उसमें मुझे भी खड़ा रहना है। तो कुछ लोग उनको कहते हैं, कुछ लोग मुझे बताते हैं, फिर जिला परिषद रहेंगी, मतलब जो ये जो स्थानिक स्वराज्य जो संस्था है, तो हर एक को एक महत्वाकांक्षा रहती है कि मुझे ये बनना है, ये पोस्ट पे जा रहा है। तो उसकी वजह से थोड़ा सा हो जाता है कि कभी कभी इनका कार्यकर्ताओं को या जो सहयोगी है उनका मतलब होता नहीं उनका, या हम विचार तो दोनों जरूर करते हैं। लेकिन मैंने एक चीज़ मैंने कहा उनसे बात मैंने की कि ऐसा शोपीस नहीं, अभी जो चुनाव हो गए उसमें शोपीस नहीं देना है। मतलब ठीक है, वो जिस पोस्ट पे जाए जो सिलेक्शन होगा, बैठकर हर एंगल से देखेंगे कि वो लोग उसके हाथों से क्यों, उसके वो लोगों की सेवा कितनी करेगा, लोगों के प्रश्न कितने उनका निराकरण या सुलझाएगा, ऐसे ही लोगों को ये पोस्ट पे भेजना चाहिए। तो मेरे ख्याल से आगे अभी चुनाव, मेरे तो ये तो आइडियोलॉजिकल व्यू है, और आइडियोलॉजिकल व्यू वस्तुस्थिति में हम जरूर उतराएंगे। राम मंदिर की यात्रा हो गई सर? नहीं, राम मंदिर कैसे है कि उसके बारे में चुनाव ये सब चालू हो गया, अभी ये सब जाने के बाद हर एक देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज ने सर्वधर्म समभाव, चाहे वो मंदिर हो, राम मंदिर हो, या दूसरा किसी भगवान का मंदिर हो, या मस्जिद हो, चर्च हो, दूसरे जितने जाति जमाती के जो उनके देवस्थान हो, तो वो उतने ही आदरणीय, और आदरणीय मन उतने ही पूजनीय है। भगवान तो भगवान होता है। भगवान तो भगवान ही रहता। तो ऐसे लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे जो लगातार किसी धर्म विशेष को, चाहे हिंदू धर्म के खिलाफ बोलते हो, चाहे इस्लाम के खिलाफ बोलते हो? नहीं, ये तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? इनको तो मैं कहता हूँ ना कि अगर ये देश, और अगर वो सत्ता पे मेरी बैठे बात तो सुनिए, सत्ता तो बाद में, सत्ता का इससे कुछ ये मतलब सत्ता हो या ना हो, लेकिन देश तो अखंड रहना चाहिए ना।
देश की इंटेग्रिटी सत्य से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मतलब जब हम कहते हैं कि ये पूरी दुनिया में सबसे बड़ी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी अगर कोई हो तो वो अपना भारत देश है। यहाँ पर इतने जाति के लोग रहते हैं, और अगर ऐसे छत्रपति शिवाजी महाराज का ही विचार इस देश को यूनाइटेड रख सकता है, अखंड रख सकता है। अगर व्यक्ति केंद्रित जो लोग रहते हैं उनको कोई जात, वो किसी जात की नहीं रहती, उनको खुद का स्वार्थी समझता है। कोई भी हो, किसी, अगर वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पैदा हुए होंगे वो जात में, लेकिन वो जात किसी जात नहीं है। वो सबसे, वो तो देश, मैं तो कहूँगा कि उनसे बड़े तो देशद्रोही हो ही नहीं सकते, क्योंकि देश को अखंड रखना चाहिए। तो ऐसे कैसे कहते वो उस जाति का है तो वो उसको बाजू करो, ये उस जाति का है उसको बाजू करो। अगर ऐसा हुआ तो देश के टुकड़े होने में कितना देर लगेगा। और ऐसे लोग तो उनको देशद्रोही नहीं कहेंगे तो क्या कहोगे। ठीक है राजेश जी, एक अंतिम प्रश्न है। आपने कहा कि लोगों के प्रश्न, उनके निराकरण का आपने दायित्व लिया है, इसलिए आप राजनीति पे आए, अदरवाइज आपका राजनीति में खास कोई रुचि थी नहीं। एक बहुत बड़ा प्रश्न आपके राज्य में अभी उठा हुआ है मराठा आरक्षण का, और उसे मराठा पहचान से जोड़ के देखा जा रहा है। लगातार उसमें छत्रपति का नारा भी लगाया जा रहा है, उनकी ध्वजा का इस्तेमाल हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे? एक तो 23 मार्च 94 का अपने नोटिफिकेशन जरूर उस पर गौर कीजिएगा। मैं यही कह रहा हूँ ना, ये जो मैंने इसके पहले का जो मैंने कह रहा था ना, कई लोग ऐसे होते हैं उनको कुछ किसी से कुछ लेना देना नहीं रहता। बस मुझे वोट चाहिए, ये मेरा स्वार्थ है। चाहे जाति कितनी भी दरार जातियों में हो जाए, हमने उससे कुछ लेना देना नहीं है। और यही जब मंडल आयोग जिसमें कहा था कि वीपी सिंह जब प्राइम मिनिस्टर थे तो क्या लिखा था, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास। सही है जी। तो आप इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास तो जितने कास्ट है सबको लागू होता है। इकोनॉमिकली बैकवर्ड, आर्थिक दृष्टया दुर्बल जिसे मराठी में कहते हैं, तो आपने उसका इंटरप्रिटेशन कैसे कर दिया, सिर्फ बैकवर्ड क्लास के लिए। और इसकी वजह से झगड़ा चालू हो गया। मराठा आरक्षण, अब मराठा भी आप देखा जाए तो महाराष्ट्र में मराठा समाज ये सबसे बड़ी कम्युनिटी है। आप जाइए किसी भी गांव में जाइए, देहात में जाइए बॉम्बे से बड़े शहर में जाइए, जो बर्तन धोते हैं, जो यहाँ पर खेती करते हैं, वो भी बिलो पॉवर्टी लेवल जिनकी है, ऐसे मराठा के समाज के जो लोग ढेर, मतलब बहुत है। तो उनका उन्होंने इंटरप्रिटेशन कर दिया, नहीं MLAs MP ज़्यादा तौर से मराठा है। अभी यहाँ पे तो मुझे क्या कहोगे, यहाँ महाराष्ट्र जैसे पंजाब में सिख पंजाबी ये लोग वहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे क्या अब तो फिर ऐसा कहना कितना उसमें कुछ ये मतलब उसमें कुछ वो लॉजिक नहीं है कि यहाँ तो फिर महाराष्ट्र में सिख पावर में चाहिए। यहाँ सिख कम्युनिटी है ही नहीं। जो राज्य है जो उसमें जो कम्युनिटी है उनसे ही तो वही चुनाव लड़ेंगे। तो आप मानते हैं कि आर्थिक आधार पर देख लेना चाहिए, हाँ, आर्थिक आधार और उस हिसाब पे बेनिफिट देना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, मराठा हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम तो हो। 10 साल के बाद जनगणना होनी चाहिए। अगर मैं तो विनती करता हूँ, हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि ये इसका हल कैसे निकलेगा, तो जाति न्याय जनगणना एक बार कर लो। 20 साल हो गया अभी, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जिसका जितना जो पॉपुलेशन है उस हिसाब से उनको दे दो। तुम्हारा जाति आधारित जनगणना होना चाहिए।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया उदयन राजे भोसले जी, आपने बहुत समय दिया, आपको कैंपेनिंग के लिए निकलना था, बावजूद उसके आपने रन टॉप के दर्शकों के लिए समय निकाला, हमसे इतनी बात की, प्रश्नों के उत्तर दिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे दर्शकों ने इस बातचीत को देखा, उसके लिए उनका भी आभार।